ओके चलो, तो थर्मोडायनेमिक्स का करते हैं। पहला फंडा क्या है थर्मो का, जरा देख लें इसको। एक मिनट, टाइटल इसको लिख दे। चलो, है ना थर्मो। नाउ फंडा क्या देखते हैं जरा, चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। द आइडिया इज स्टेट फंक्शन और पाथ होंगे। अभी इसमें थर्मो में ऐसा होगा, ये याद रख लेना कि भाई थोड़े बहुत थियरी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थर्मो के न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। सिर्फ मतलब आपको जैसे कोई इक्वेशन है जो चार चीज हो, चार उसमें वेरिएबल्स हैं, 3 दिए रहेंगे, एक अननोन रहेगा, ढूंढना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलो पहला वाला देखते हैं। पहला वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो दो होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। ठीक है, तो अभी Q, W, H और T डेल्टा S ये दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है ना, 4 ये दिए हुए हैं फंक्शंस Q प्लस W। अब जरा इसको इस तरह से देखते हैं, जो ऑप्शन जो नंबर आपको जो मतलब कि फंक्शंस दिए हुए उनको एनालाइज करते हैं अपन। तो पहला उन्होंने दिया है Q प्लस W। अब Q प्लस W एक्चुअली क्या है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q प्लस W क्या एक्चुअली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से यही इक्वेशन बनता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, दूसरा क्या है, Q क्या है भाई, ये हीट है। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है। देन है W तो सबको पता है W क्या है, वर्क है। W क्या है, वर्क है। एंड H माइनस T डेल्टा S। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली डेल्टा G है, ये गिब्स एनर्जी आपकी, ये क्या है, गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर ये फंडा की अपने को ढूंढना है, क्या बोला उसने, कौन सा वाला स्टेट फंक्शन नहीं है। तो 3 ही ऐसे जो स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट, वर्क और तीसरा एनर्जी। तो यहाँ पे अपने पास 2 है ना, उसमें से हीट है और वर्क है। तो 2 and 3 कौन सा ऑप्शन है, बी, ऑप्शन बी, सिंपल। तो देखो सिंपल फंडा ये है कि भाई हम किस पाथवे से जा रहे हैं उतनी एनर्जी। तो आपको मैं बोलूँ आपको घर से कॉलेज जाना है, ठीक है, आप सीधा घर से निकले कॉलेज गए, सिंपल। लेकिन आप बोलो कि अच्छा घर से निकले, फिर बीच में दोस्तों को मिले, फिर पिक्चर देखी, फिर खाना खाया, फिर कॉलेज गए, तो लंबा रूट हो गया, तो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एनर्जी लगी। डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अभी भी वही है, बट लंबे तरीके से गए तो एनर्जी ज़्यादा खर्च हुई, वर्क ज़्यादा डन हुआ, तो इसलिए वो पाथ के ऊपर डिपेंड किया, सिंपल। तो इसलिए हीट और वर्क यानी कि Q और W हमारा ऑप्शन बी, सिंपल आंसर, सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर लिक्विड इज स्टर्ड विद अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर एक बंद कंटेनर है, उसमें लिक्विड है, आप उसको जोर से चलाओगे तो उस लिक्विड पे आप एजिटेशन कर रहे हो, उसको आप उसके मॉलिक्यूल्स को एजिटेट कर रहे हो, और क्लोज्ड है, इंसुलेटेड है, तो हीट बाहर नहीं जा पा रही, इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सीधी बात है। अब सवाल ये कि वो पूछ रहा है कि ऐसे केस में which of the following equations will be true, which of the following equations will be true। ठीक है, तो एक सिंपल चीज है भाई कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट याद रखना, इंटरनल एनर्जी, क्या, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब इंटरनल एनर्जी बदल रही है, ये तो पक्का हो गया, तो चेंज जीरो तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी में देखो, उसने बोला डेल्टा E 0, वो तो नहीं होगा, तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर बदल रहा है तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी ही बदलेगी, ये तो रूल है। तो मैं एलिमिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, चलो सी तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि भाई इंसुलेटेड भी है, इंसुलेटेड मतलब कोई हीट बाहर नहीं जा रही, कोई भी हीट बाहर नहीं जा रही है। ठीक है, तो Q भी 0 हो गया, हीट जब बाहर नहीं जा रही Q 0 हो गया।
डेल्टा ई जीरो नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा यू को इंटरनल एनर्जी बताया था। इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स में डेल्टा यू दी हुई है, एनसीईआरटी की कई बहुत सारी बुक्स मेजॉरिटी जगह पे आपको डेल्टा ई दी हुई है। एक ही बात है, सिंबल अलग अलग है। आप डेल्टा ई भी बोल सकते हो, डेल्टा यू भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके, यू और ई दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई, सॉरी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गया। हीट जीरो, हीट लॉस हीट गेन जीरो, क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड है। तो हीट लॉस हीट गेन जीरो से आंसर आ गया। देखो बी में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, सी में नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, डी में नॉट, तो तीनों एलिमिनेट कर दिए मैंने, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। खत्म हो गई बात। क्यों? इंसुलेटेड वर्ड देख के, देखो शॉर्ट में सीखना है अपने को, शॉर्टकट लेके अपना आंसर आ गया। क्या? इंसुलेटेड देखा, क्यू जीरो, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। बोलो हाँ या ना? एकदम इजी, सिंपल। यू हैव टू रीड, हाँ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, विल गेट इट इजीली। सिंपल क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्या है, तीसरा वाला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मैंने अभी ऊपर पहले वाले में ही लिखवा दिया, क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू। अभी आप देखो अगेन, सेकंड क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई बोला, थर्ड क्वेश्चन में तो ऐसा। हाँ अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गाई मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हाँ देखो अभी आप बोलोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा मैंने इक्वेशन 1 में बोला, बट क्वेश्चन को पढ़ो। ऑप्शन ए क्या है? डेल्टा ई, डेल्टा यू इज डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू, ऐसा दिया है, तो ये तो गलत है। डेल्टा डब्ल्यू तो होता ही नहीं है, तो डेल्टा डब्ल्यू जब होता ही नहीं है, चेंज ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क होता है, चेंज ऑफ वर्क नहीं होता। तो ए और सी में तो चेंज ऑफ वर्क दिया है, तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर बचा बी और डी में से, नन ऑफ द अबव तो कभी होता ही नहीं है, तो आंसर क्या है? बी है। अच्छा बी है, तो आप बोलोगे सर वो आपने तो प्लस बोला था, माइनस साइन कहाँ से आया भाई? तो हम लोग स्टैंडर्ड में एक्सपेंशन ऑफ गैस कंसिडर करते हैं, और एक्सपेंशन ऑफ गैस जब होती है ना, जब डिराइव करते हैं हम लोग वर्क डन को, तो वर्क डन को नेगेटिव फॉर्म में डिराइव किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ गैस कंसिडर की जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सीधा सीधा ये इक्वेशन बन जाता है। अगर मैं एक्सपेंशन कंसिडर कर रहा हूँ तो अजम्पशन ये कि भाई ये एक्सपेंशन के लिए लिखा होगा, क्योंकि हमारे सारे डेरिवेशन एक्सपेंशन ऑफ गैस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पे Q प्लस W की जगह पे आप Q माइनस W भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द गैस, एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। तो वो प्लस माइनस साइन क्या बताता है? एक्सपेंशन या कंप्रेशन। ऐसे याद कर लेना, एक्सपेंशन का मतलब वर्क बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन का मतलब वर्क बाय द सिस्टम, तो आप लिखोगे नेगेटिव। और कंप्रेशन का मतलब वर्क ऑन द सिस्टम, तो आप लिखोगे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव अच्छा है, कोविड में पॉजिटिव अच्छा नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, नीट 2020। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। करेक्ट एक्सपेंशन फॉर फ्री, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। द मोमेंट यू सी फ्री एक्सपेंशन, ये वर्ड फ्री एक्सपेंशन देखो, आंख बंद करके वर्क डन जीरो मारो। क्या? फ्री एक्सपेंशन जैसे देखो तो आंख बंद करके क्या मारोगे? वर्क डन जीरो। आप बोलोगे सर वर्क डन जीरो दो ऑप्शन में है कि नहीं? ए और सी दोनों में वर्क डन जीरो है कि नहीं? तो अब देखना हीट, देखो टेम्परेचर और वर्क दोनों में जीरो दिया है, डिसीजन किस पे लेना है आपको? हीट पे लेना। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, इसमें लॉजिक लगाना है, इसमें साइंस केमिस्ट्री नहीं जाननी, कॉमन सेंस जानना है। एक गैस है, उसको फैलने दिया, एक्सपैंड करने दिया, ठंडी होगी कि गर्म होगी? दिमाग लगाओ। गैस फैल रही है, आपकी चाय अगर चाय है, गर्म चाय है, आपने छोड़ दी ऐसे, तो ठंडी होगी ना, राइट? सीधी बात है, राइट? अच्छा ये एक है नॉर्मल, अगर फ्री एक्सपेंशन दिया होता तो मैं समझ लेता कि अच्छा गैस ठंडी होने वाली है, हीट का लॉस होने वाला है। अच्छा एडियाबैटिक ये वर्ड दिया, अभी एक चीज उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया वर्ड?
एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का लिटरल मीनिंग क्या है? द वर्ड एडियाबैटिक मीन्स Q इज इक्वल टू 0, नो हीट। तो आंसर क्या आ गया? तो आंसर आ गया ऑप्शन ए, वर्क भी 0, हीट भी 0। चेक करो। अच्छा, इसको ये नोट करके रखना, बहुत सिंपल 3 चीजें, इससे सारे मेजॉरिटी आंसर्स जो भी आए कंडीशंस वाले सब सॉल्व हो जाएंगे। 3 चीज नोट करना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। ठीक है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अभी टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो चेंज इन टेम्परेचर 0, बरोबर ना? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका चेंज 0 है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा V 0, ये ऐसे लिख दिया, एकदम आसान शॉर्ट में। इसका मतलब डेल्टा P 0, चेंज, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब Q इक्वल टू 0। नोटिस करना Q में डेल्टा नहीं आता, सिर्फ Q आता है। हीट का सिंबल ही Q माना जाता है, ठीक है? तो उसमें डेल्टा नहीं है, सिर्फ Q लिखना। Q मतलब अंडरस्टूड है कि हीट लॉस, हीट गेन। Q का मतलब ही मतलब उसमें आ गया, चेंज आ गया। अच्छा, आइसोथर्मल में एक एक्स्ट्रा चीज है, अगर टेम्परेचर भी नहीं बदला तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी? क्यों? ऊपर लिखा था सिर्फ टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का आपस का रिलेशन। तो आइसोथर्मल वर्ड लिखा होता तो आप लिख देते चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 है। अब यहां पर क्या लिखा है देखो, एडियाबैटिक, तो आप तुरंत कूद के तपाक से बोलोगे अरे सर Q 0 होना चाहिए। Q 0 मतलब A और B में से आंसर है, और फ्री एक्सपेंशन है मतलब W यानी वर्क डन भी 0 है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन बन रहा है ना जिसमें Q भी 0 है, W भी 0 है। आंसर है ऑप्शन A। आंख बंद करके मार्क्स कर सकते हो। इसमें एक और जोड़ दो, अगर फ्री एक्सपेंशन लिखा होगा, क्या लिखा होगा? फ्री एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन वैक्यूम, ऐसा भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? तब आप बोलेंगे वर्क डन 0, तब नो वर्क डन ऐसा लिखेंगे, नो वर्क डन, यानी कि W इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसीलिए ये 4th का आंसर हो गया A। अभी 5th का देखो, नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्या अभी जस्ट पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर। अंडर आइसोथर्मल, समझ गए आइसोथर्मल मतलब क्या? तुरंत अभी हर वर्ड में आप, हर क्वेश्चन में आप देखेंगे ये जो वर्ड्स मैंने लिखवाई ये अप्लाई होने वाले सामने नीट में आए हुए क्वेश्चन है, देख लो। आइसोथर्मल दिमाग में क्या जाएगा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है? 0 है। अब बोलोगे सही है, ठीक है। 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम का चेंज दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर दिया 2 बार, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? ठीक है, तो 5th क्वेश्चन अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो अपने को मालूम है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बरोबर? ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V। एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है, हाँ इसकी जरूरत क्यों है फालतू, और भी सिंपल कर लेते हैं। वर्क डन इज माइनस P डेल्टा V। माइनस साइन कहाँ से आया? मैंने क्या बताया था अभी कि सारे जो फॉर्मूले बनाए हुए सारे एक्सपेंशन को मान के बनाए हुए, और एक्सपेंशन को मान के बनाए इसलिए मैं नेगेटिव में बोलूंगा वर्क को, अजम्पशन। तो फॉर्मूला में नेगेटिव लिखना, देखो एक्सपेंड्स लिखा है ना, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंड्स लिखा हो या कंप्रेस लिखा हो, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, फॉर्मूला में नेगेटिव लिखना। अगर कंप्रेस भी लिखा होगा ना तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, सिंप्लीफाई रखना है, ठीक है।
माइनस पी डेल्टा वी। अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। प्रेशर कितना दिया है देखो 2 बार, तो -2। वॉल्यूम चेंज कितना दिया है 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर। 0.1 से 0.25 गया, मतलब ऐसा बोलूँ 0.25 -1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ पहुंचा था, सॉरी 0.25 माइनस 0.1, मैंने क्या लिख दिया 0.1, तो -2 इंटू 0.15, तो कितना हुआ -30, -0.30। क्या प्रेशर बार में था और वॉल्यूम लीटर में थी? प्रेशर बार में था, वॉल्यूम लीटर में थी। और उधर आप कितना इजी कर दिया फ्री के मार्क से यार, नीचे ब्रैकेट करके लिख भी दिया 1 लीटर बार 100 जूल है, तो माइनस इंटू 100 कितने जूल, कितना हुआ -30 जूल। आ गया आंसर, इजी। माइनस में क्यों आया, क्योंकि एक्सपैंड लिखा हुआ था, सही है। और वैसे भी माइनस में ही आने वाला था, एक्सपैंड लिखा हुआ है, और अपना फॉर्मूला अगर अपन ने सही लिखा है तो अपने को टेंशन है ही नहीं, अपना आंसर सही आने वाला है, कोई टेंशन, इजी, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज शोन अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक है ना, आइसोथर्मल टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा है, एडियाबैटिक हीट भी नहीं बदल रही। अच्छा, वो बोल रहा है कि 6th में ये दिया हुआ है, और क्या ढूंढने को बोला है, जरा क्वेश्चन देखें पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। TC is greater than TA. What is C and A? Let's see. Temperature at point C. Okay. Temperature at point C is greater than temperature at point A. पागल हो गया क्या? यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है सामने देखो, ग्राफ में दिख रहा है भाई, एट पॉइंट C जो टेम्परेचर है वो पॉइंट A के टेम्परेचर से कितना नीचे है। सीधी बात है, बहुत लो है भाई कंपेयर टू पॉइंट A। तो इसमें से ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है आपका, ऑप्शन डी रॉन्ग है, तो दिख रहा है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा, ठीक है। TC इज एक्चुअली 2019 के नीट में आया हुआ, उड़ीसा में अलग नीट हुआ था। TC इज एक्चुअली, ये फ्री के 4 मार्क हैं। अगर आप देखो ग्राफ ऐसा सीधा बनाया हुआ है, और ये मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ बच्चों को कि भाई आपका थर्मोडायनेमिक्स में कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो सिंपल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। नीट के क्वेश्चन इतने हाई फाई, जेई थोड़ी है ये, जेई में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। अब 7th क्वेश्चन देखो, सेम रिपीट है, आइडियल गैस है, आइसोथर्मली ये हुई, एक्सपैंड हुई, ठीक है। फ्रॉम दिस टू दिस वॉल्यूम का चेंज, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। जहां आपको वर्ड दिख जाए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और वर्क डन पूछा है, फॉर्मूला आपको आ गया है। फॉर्मूला क्या था अभी देखो, -P डेल्टा V, -P डेल्टा V। व्हाट इज द वैल्यू, माइनस प्रेशर कितना है अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 10⁵, ठीक है। चेंज कितना है भाई, फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब 10⁻² माइनस 10⁻3, ऐसा है, तो माइनस साइन 10⁵। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें गड़बड़ नहीं करना मैथ्स में। 0.01 माइनस 0.001, ऐसा है ना, ओके, इस तरह से, ओके, बस आंसर आ गया, इजी है। कितना होगा 0.01 माइनस 0.001, मतलब 0.009 होगा। तो इसको 9 × 10⁻³ कर दूं, एक ही बात हुई, अब आंसर आ गया। तो ये हुआ, और बाहर ये है, तो -900 जूल आपका आंसर आ गया। -900 जूल आएगा, किलो जूल नहीं। अब देखो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए किलो जूल भी दिया है, उनको पता है बच्चे मिस्टेक करेंगे 10 के पावर में, पर जो 900 किलो हाँ दिया हुआ है सी में वो प्लस है, और डी में देखो -900 किलो जूल दिया। अपना आंसर क्या आ रहा है 900 जूल, यानी कि ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है,
ठीक है, कैसे आ रहा है ध्यान से देख लेना, ये वाला ये मिस्टेक नहीं करना, हाँ ये ध्यान से देख लेना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन। अगर नहीं जमता है तो 10⁻⁻2 -3 नहीं जमता है तो 0.01 -0.001 ऐसे करना, आंसर आ जाएगा। ये भी नहीं जम रहा है, अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे करना 0.010 माइनस 0.001 ऐसे। इससे इजी तो नहीं हो सकता, तो भी आ जाएगा, है ना, एकदम सिंपल। स्ट्रेस नहीं लेने का, सॉल्व करने का, आ जाएगा। एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग योर बेस्ट, वरिंग अबाउट इट इज नॉट गोइंग टू मेक योर बेस्ट बेटर। जितना आपकी इच्छा शक्ति है, जितनी आपकी ताकत है, आप उतना करो। स्ट्रेस लेने से आपकी एबिलिटी अचानक बढ़ नहीं जाएगी, उल्टा कम होगी, ठीक है ना। वैसे आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन एंड भाषण, यू नो दैट, ठीक है। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्विंग। ज़्यादा मेहनत करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे फटाफट। नेक्स्ट अगला सवाल, सेम तरीका, अगला अब रिपीट होने लगे। पहले 8 में ही आपको 4 क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे, देख लेना। अब आपको रियलाइज होगा कि अरे यार ये तो बहुत आसान है। देखो क्या बोलता है, गैस इज अगेन एक्सपैंडेड, हाँ, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, क्या ये तीसरी बार आ गया कांस्टेंट प्रेशर, हाँ, फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दिस वॉल्यूम, तो W = P ΔV, ये तो लगा ही लेंगे दिमाग, है कि नहीं, है ना। और वेल इंसुलेटेड बोल दिया, मतलब क्या जीरो होगा, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड वर्ड से हमने क्या देखा, क्या जीरो होगा, इंसुलेटेड कहाँ होता है, अगर कोई चीज इंसुलेटेड है तो उसमें से हीट बाहर अंदर नहीं जाएगी ना, तो क्या जीरो होगा, Q जीरो हो जाएगा। हाँ बस सिंपल, ये चैप्टर बहुत लॉजिकल है, आपको इमेजिन करना है। तो ΔU = Q + W, बरोबर है। क्या मैं W निकाल सकता हूं, मुझे पता है W is -P ΔV, Q मुझे पता है कि जीरो है, और मुझे सवाल में क्या पूछा, देखो ना, उसने पूछा ΔU निकालो, बस क्या करना है, इजी हो गया, +-P ΔV सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। A और B में से आंसर होगा क्या, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि माइनस में आंसर चाहिए, A और B है, माइनस में आंसर चाहिए, गारंटी से बोल सकता हूं। CD तो ऐसे एलिमिनेट कर दिए, तो 50-50 तो ऐसे ही हो गया अपना KBC का। कितना इजी हो जाता है ये ऐसे, है कि नहीं। तो ऐसे देखना है अपने को। अच्छा अब इसको माइनस, क्या है अपना प्रेशर कितना था, 2.58 है, ठीक है। हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, 4.5 लीटर से 2.5 लीटर, डिफरेंस डायरेक्ट लिखो ना, क्यों मैं लिखूँ -4.52, काय को लिखो, हाँ तो मैं सीधा बोलता हूँ -5 लीटर एटमॉस्फेयर। देखो अब बोलोगे लीटर एटमॉस्फेयर कहाँ से आया, भाई ये लीटर में दिया है, ये एटमॉस्फेयर में दिया है। पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बार लीटर दिया था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर लीटर दिया। और अपने को ये मालूम होना चाहिए कि भाई बार लीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं पता तो लिख लो यहाँ पे। अगर बार लीटर दिया होता, 1 लीटर बार दिया होता, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। और अगर लीटर एटमॉस्फेयर दिया है तो आप 101.3 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे, 101.3। तो -5 × 101.3, तो ये कितना हुआ, -506.5, बराबर। और -505 ये मेरा क्लोजेस्ट आंसर है। तो मेरा वो इनफैक्ट वो लोग ने एक्यूरेट आंसर नहीं दिया, वो लोग ने 101 लिया, मैंने 0.3 लिया, वो लोग ने 101 लेके -505 जूल ये आपका आंसर दे दिया, आ गया आंसर। बस अगर आपको 2 कन्वर्जन फैक्टर बस लर्न करने हैं, कुछ नहीं, उसमें से दोनों अपने, एक क्वेश्चन में लीटर बार आ गया, एक क्वेश्चन में लीटर एटमॉस्फेयर आ गया, क्लियर। लीटर एटमॉस्फेयर आ गया तो 101.3, ठीक है। सीपी और सीवी वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में जनरली नहीं पूछेंगे आपको, ये 2012 में था, आया था, बट नहीं पूछेंगे। सीपी सीवी वाला क्वेश्चन फिजिक्स का पार्ट है एक्चुअली, जो उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं, बहुत सिंपल आपको सिर्फ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ ताकि फिजिक्स में काम आ जाए, फिजिक्स में काम आ जाएगा। फैक्ट्स बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाँ देखो, CP/CV
यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रेशियो होता है, ठीक है ना। एक गैस का जो भी हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने ऊपर ये पूरी लिस्ट लिखवाई ना, अलग अलग कंडीशंस हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन है ना। तो उस पे जो गैस की स्पेसिफिक हीट है उसका आप रेशियो निकालो, और ये रेशियो जो है ना ये फिक्स होता है बेसिकली फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस Cp इज 5/2R एंड Cp इज 3/2R, ठीक है। ये याद कर लेना है, क्या याद करना है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस। क्या क्वेश्चन में मोनोएटॉमिक गैस लिखा है, देखो लिखा है ना, मिक्सचर ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस, ये लिखा हुआ है। तो Cp इज, मैंने क्या बोला, 5/2 टाइम्स ऑफ R, R इज गैस कांस्टेंट, सबको मालूम है, और Cv इज 3/2R। तो अब वो मुझे क्या बोल रहा है भाई, Cp/Cv का रेशियो, मतलब कितना इजी हो गया, बोल रहा है Cp/Cv का रेशियो निकालो। तो निकालो Cp/Cv का रेशियो, 5/2 टाइम्स ऑफ R डिवाइड बाय 3/2 टाइम्स ऑफ R, समझ रहा है। उल्टा कर दूं, R कैंसिल, 2 कैंसिल, 5/3 आ गया आंसर। 5/3 कितना आएगा, 1.66, आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आई, एकदम इजी। दिस इज हाउ इजी इट इज एक्चुअली, सिंपल। ओके, 10th वाला तुरंत आना चाहिए, तुरंत, रिपीट क्वेश्चन है। फ्री एक्सपेंशन अंडर एडियाबैटिक, ऑलरेडी रिपीट होने लग गए, 10 में ही क्वेश्चन रिपीट होने लग गए। फ्री एक्सपेंशन वर्ड सुना, आप बोलोगे हाँ सर फ्री एक्सपेंशन सुना, मतलब क्या, जीरो, वर्क डन जीरो। एडियाबैटिक सुना, मतलब क्यू जीरो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्यू भी जीरो है, वर्क भी जीरो है, तो देखो ये भी है, ये भी है। अब बोल रहा है भाई टेम्परेचर है ना, एडियाबैटिक कंडीशन है ना, तो आइडियल गैस जो है वो तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं दिखाएगी, तो बरोबर है आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और सी को कंपेयर करना, दोनों में Q0 W0 दिया, सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है। आइडियल गैस दिया हुआ है, आइडियल गैस का क्या है, एडियाबैटिक भी आइसोथर्मल भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, सिंपल। 11th वाला क्वेश्चन पढ़ना, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बट मैंने आपको ट्रिक बता दी 11th वाले क्वेश्चन की। आंसर देखते ही, क्वेश्चन देखते आंसर आ जाएगा। 11th वाले को स्टार मार्क करना। ये ऐसे ट्रिक करेगा आपको, वो वैसे ट्रिक करेगा, वो पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस देगा, इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम, इतना ये लीटर, एटमॉस्फेयर, बार। बच्चा सोचेगा फॉर्मूला लगाता हूं, वैक्यूम वर्ड मिस कर देगा, वैक्यूम देखा आंसर 0, खत्म हो गई बात, सोचना ही नहीं। इजी 4 मार्क्स, फ्री के 4 मार्क्स। और वो किस बात पे आपका क्वेश्चन बना रहा है, वो सोच रहा है कि बच्चा 1.5 छाना बनेगा और फॉर्मूला लगाएगा, ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेगा, फिर ढूंढेगा अरे मोल्स या फिर एन है ना, नंबर ऑफ मोल्स वोल्स कुछ तो लगाएगा बच्चा, दिमाग लगाएगा। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा, अरे वैक्यूम है, आंसर 0 है, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। इस तरह से देखना। ओके, अभी चुनिंदा क्वेश्चन, थोड़े से मेन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन कवर करते हैं। 13th वाला फिर से देखो रिपीट है, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद करना है। देखो 13th वाला आप खुद कर लेंगे। एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम का चेंज दिया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, फॉर्मूला क्या आएगा, -P डेल्टा V। लीटर एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, 101.3 क्वेश्चन में दिया, लिख के भी दिया। कितना इजी है, इजी है ना। 16th वाला देखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, क्या बोला है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या 0 है, मतलब प्रोसेस आइसोकोरिक हुआ ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो, राइट। तो क्या 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो P डेल्टा V भी 0 हो गया, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। बट P डेल्टा V क्या था, वर्क था, तो वर्क भी 0 हो गया। समझ में आ रही, डिराइव कैसे करना है। प्रॉब्लम यह है कि रट्टा मारने बैठते हैं। थर्मोडायनामिक्स की फॉर्मूला शीट देख के बेहोश हो जाओगे, 4 पेज की तो फॉर्मूला शीट है, तो आप गिव अप कर देते हो। आपको लगता है अरे यार ये तो इतना बड़ा चैप्टर है। अरे कुछ नहीं है भाई, डिराइव करना है। लिखा है ना कांस्टेंट वॉल्यूम, क्वेश्चन में लिखा है ना कांस्टेंट वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो डेल्टा V 0 है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी P डेल्टा V भी 0 है। वो क्या था, वर्क डन 0 है। तो तुमको ये तो समझ में आ गई होगी बात कि भाई
यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा 16th वाले में? मत बॉम्बे खत्म, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बॉम्बे इजी, क्यों? वर्क डन 0, एक ही ऑप्शन दिया है, कितना इजी। बच्चे क्या करते? सर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, सर हीट सप्लाइड 500 जूल। अरे काहे को यार, आंसर आ गया ना, वर्क डन 0, खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन है, राइट? ओके 17 वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा सवाल, ठीक है। 17 वाला, अब 17 वाले के लिए एक फंडा समझाता हूं, ये मतलब एकदम ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं। 5 स्टार डाला इसका ये मतलब नहीं डिफिकल्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्यों डाला 5 स्टार समझाता हूं। वर्क डन का मैंने एक अलग फॉर्मूला समझाया, क्या? W = P डेल्टा V, ये समझा दिया। और एक फॉर्मूला अभी समझा रहा हूं वर्क डन का, सेम वर्क डन का अलग फॉर्मूला समझा रहा हूं। ध्यान से सुनना, W = P डेल्टा V, ये तो था ही, है ना। पर अब मैं बोल रहा हूं वर्क डन विल बी डेल्टा NRT। अब सवाल आपका सबसे पहले ये आएगा, सर वर्क डन तो वर्क डन होता है, आप दो अलग अलग फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? तो जब क्वेश्चन में दिया हो कि भाई गैस है, अभी इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, गैस इज एक्सपेंडेड, गैस इज कंप्रेस्ड, है ना। जब गैस दिया है ना, तो W = P डेल्टा V वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? जब इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? When chemical equation is given, then use W = डेल्टा NRT। कोई भी n क्या? नहीं, सिर्फ गैशियस वाले जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनका नंबर ऑफ मोल्स देखना है। किसके वाले? कौन से वाले? गैशियस वाले। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, 17 नंबर को, ये लिक्विड है, इसको यूज करने का क्या? नहीं। क्यों? मैंने क्या बोला? Ng, गैशियस वाले, तो इसको यूज नहीं करने का है, ये नहीं मांगता मेरे को, मेरे लिए इररेलेवेंट है। ये वाला गैस है, यूज करूंगा, हाँ कितने मोल है? 3 मोल, ध्यान देना। ये वाला गैस है, यूज करूंगा, हाँ कितने मोल है? 2 मोल। समझ में आ रही बात? ये वाला लिक्विड है, इसको यूज नहीं करूंगा। तो मुझे पहले ये क्लैरिटी चाहिए लाइफ में कि भाई अच्छा केमिकल इक्वेशन दिया है, वर्क डन के लिए ये चीज यूज करना है। क्लियर बात? दूसरा किसको कंसीडर करना है? लिक्विड सॉलिड को यूज नहीं करना है, सिर्फ गैसेस को करना है, क्योंकि मेरा पूरा थर्मो का फंडा ही गैस पे डिपेंड है, तो शुरू में ही बोल चुका। ठीक है, तो भले मैंने इक्वेशन बदला, बट अभी भी मैं पकड़ के बैठा हूं क्या? मैं गैस को ही कंसीडर करूंगा। ये भी क्लैरिटी होगी, है ना। अच्छा, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या क्या था? डेल्टा U = Q + W। ये भी लिख देते हैं ताकि आप आगे कभी कंफ्यूज ना हो। क्या था फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला? डेल्टा U = Q + W। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला। ये बहुत जगह यूज कर लिया हमने ऑलरेडी। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ, डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी = डेल्टा U + W, डेल्टा U + W। ठीक है, हाँ अब सवाल ये आता है बच्चों का कि सर इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो ना, तो Q + W + W ऐसा। ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, ये दोनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में कभी अप्लाई नहीं करनी, एक साथ एक ही क्वेश्चन में कभी अप्लाई नहीं करनी। अच्छा, मैं इंटरनल एनर्जी को डेल्टा E भी लिख सकता था ना, U या E चलता था, ठीक है वो तो चलेगा। मैं क्यों डेल्टा E बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन 17 के ऑप्शंस देख लो, कहीं U दिया कहीं E दिया है। बहुत बेसिक बच्चा कहीं वो यही भी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे U अलग, E और E अलग है क्या? भाई नहीं, सेम है यार। हाँ, वो टेक्स्ट बुक वालों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि कम से कम एक स्टिक टू वन, बट देन हाउ विल दे मेक योर लाइफ डिफिकल्ट? उनके तो मजे ही वही है, उनके जीवन का सुख अलग है। जैसे हमारे कमाल आर खान है ना, जो पिक्चरों की बैंड बजा बजा के खुश होते हैं,
वैसे ये लोग हैं, ये बच्चों की बैंड बजा के खुश होते हैं। तो यहां पर फंडा ये कि भाई मैं इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई भी लिख सकता था, खैर। अब यहां पर मैं ऐसा लिख रहा हूं डेल्टा ई, और वर्क की जगह मैं लिख रहा हूं डेल्टा एनआरटी, समझ रहे हो? अभी मैंने सिखाया वर्क को मैं डेल्टा एनआरटी लिख सकता था, करेक्ट है। वर्क का मैंने अलग अलग तरीका लिखा, क्या मैं यहां पर पी डेल्टा वी भी लिख सकता था? हाँ, क्यों नहीं। मुझे डिपेंड्स कि क्या दिया है क्वेश्चन में। अगर मुझे गैस दी होती इक्वेशन में तो मैं वर्क को पी डेल्टा वी लिख देता, अगर मुझे इक्वेशन दिया तो मैं वर्क को डेल्टा एनआरटी लिख देता। क्या ये बात भेजे में गई? डिपेंड्स कि मुझे क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में मुझे डेटा दिया हुआ है। एक बार मुझे वो क्लियर है तो मेरे को क्या यूज करना है मेरे को समझ में आ गया। ये नोट आप कर लो। ठीक है, इसका इस स्पेसिफिक क्वेश्चन से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट इन जनरल फॉर्मूले हैं, याद कर लेता हूं। अच्छा, तो हमारा इसमें क्या है भाई, वर्क इज डेल्टा एनआरटी। अब हम लोगों को डेल्टा एन ढूंढना है, आंसर आ गया। क्या करना था हमें? 2 मोल, देखो 2 मोल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, 3 मोल ऑक्सीजन गैस थी। लिक्विड को तो मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं। तो डेल्टा एन कितना हुआ? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, 2 - 3 कितना हुआ? तो -1 हुआ। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस -1 इंटू आर इंटू टी, बरोबर है। तो डेल्टा ई माइनस आर टी, आंसर क्या आया 17 का ऑप्शन ए आ गया ना। डेल्टा ई माइनस आर इंटू टी, देखो डायरेक्ट आ गया। क्या किया? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाले। क्या किया? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, है ना। ये देखो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। क्यों? क्योंकि गैशियस वाले लेने थे मैंने। इजी हो गया। चलो 18th वाला तो यार बचकांड क्वेश्चन है यार, बचकांड क्वेश्चन। ठीक है, 18th वाला चलो लिख लो, फैक्चुअल है। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, और एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच। बच्चों को विश्वास नहीं होता, ऐसे भी सवाल आते हैं क्या सर? हाँ, ऐसे सवाल आते हैं ना, आए हैं ना। एंडोथर्मिक में वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, फ्री के 4 मार्क्स। हाँ, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ना बाबू राव हेरा फेरी का, परेश रावल, लास्ट सीन में आता है ना वो गन लेके, ये लेके जाओ, ये ऐसा नीट वाले आते हैं, ऐसा 4 मार्क लेके जाओ बच्चे लोग, फ्री के 4 मार्क। बट इट्स इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस। प्लीज गेट इट आउट ऑफ योर हेड कि सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। ये ना हुआ बनाया हुआ, मैं देखता हूँ आजकल यूट्यूब पे भी, ये आपके भी जो बाकी टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो लेक्चर्स ले रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे सब टीचर, हुआ हाइप एक कंपटीशन है, 16 लाख बच्चे बैठे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम फोड़ोगे, ये फोड़ोगे, नया वर्ड आ गया इन लोग के पास, फोड़ना है, हाँ ये करना है। क्यों? वाई आर यू क्रिएटिंग अ वॉर लाइक सिचुएशन? आतंक नहीं मचा हुआ है, बच्चे को इतना डरा दिया है कि मर जाओगे, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, नर्वस कर देते आपको, राइट? अरे मोटिवेशन और इसमें फर्क होता है यार। कभी बच्चे को ये भी बोलो कि हाँ कोई बात नहीं, अरे कर लेगा, टेंशन, कभी ये भी तो बोल के देखो कि हाँ आसान है यार, मैं पढ़ा रहा हूं ना, कर रहा है ना, करना। जैसे पुजारी और मौलवी डराते हैं ना मंदिर मस्जिद वाले, है ना, जन्म, हेवन, हेल, वैसे ये लोग आईआईटी और नीट के नाम पे बच्चों को डरा डरा के ये कर रहे हैं कि हाइप, एक हाइप है, अरे करना, सॉल्व होगा, क्यों टेंशन लेते। चलो देखो 1 मोल आइडियल गैस, फिर से वही है यार, 1 मोल आइडियल गैस है, आइसोथर्मल है, इनिशियल वॉल्यूम इतना, फाइनल वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर इतना। अब उसमें एक वर्ड पकड़ने का है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट वर्ड क्या है हमेशा, क्या कंडीशन कौन सी वो देख लेना। आइसोथर्मल,
आइसोथर्म, अच्छा एक्सपैंडेड बोला है, ठीक है चलो एक्सपैंडेड को तो छोड़ दो, आइसोथर्मल बोला है। मैंने क्या सिखाया, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर बदलेगा क्या, नहीं, और टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 बी। अब वही है, कोई बच्चा ओवर थिंक कर रहा है, नर्वस है, तो वो कैलकुलेशन करेगा, 10 लीटर माइनस 1 लीटर, बच्चा क्या करेगा, बच्चा तुरंत ऐसा कुछ तो कैलकुलेशन करने बैठेगा, हाँ, लेकिन ये नहीं करना है, थोड़ा बेसिक दिमाग, अच्छा हाँ आइसोथर्मल, ओके, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, आंसर इज बॉम्बे, कितना इजी है। 20th देखो 20, 20th सेम फंडा है ना, आइसोथर्मल वर्ड आया क्या, आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो क्या होगा, सोचो, लॉजिकल आंसर है, when I say delta H is 0, now think of it this way, did I teach you this कि delta H is delta E plus delta nRT, ये सिखाया मैंने, एंथैल्पी इज डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT, बरोबर है ना। टेम्परेचर चेंज 0, टेम्परेचर चेंज क्या है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा जो इंटरनल एनर्जी का फंडा है वो क्या हो गया, 0, तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी और डी में से आपको चुनना था। तो भाई एंथैल्पी जब 0 आ रही है तो वैल्यू 0 थोड़ी हुई, चेंज 0 हुआ ना, मतलब रिमेन्स अनअफेक्टेड, आंसर हुआ, सो डेल्टा है, चेंज ऑफ एंथैल्पी इज 0, change of enthalpy is 0. Here also it was change of internal energy is 0. Change, not the value. 21 सेम है, रिपीट है, देखो 21 17 नंबर जो किया वही सेम टू सेम क्वेश्चन 21 में, देख लो, N2 plus 3H2 gives 2NH3, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, राइट साइड पे 2 मोल थे, लेफ्ट साइड पे 1 plus 3 4 मोल थे, 2 minus 4 -2, आंसर इजीली आ गया, आंसर आया बॉम्बे, -2 RT, इजी, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सबको समझ में तो आ गया होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं 23, अगेन 5 स्टार क्वेश्चन, क्यों इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा, गारंटीड रिपीट होगा, ऐसा क्वेश्चन गारंटीड रिपीट होगा, सेम नहीं तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होगा। इसमें भी एक तरीका, एक ट्रिक बता देता हूं, दिमाग में बिठा लेना, कभी गलत नहीं जाओगे। द मोमेंट यू सी मल्टीपल इक्वेशंस गिवन, क्या देखेंगे आप, 2 या 3 इक्वेशन दिए ना, 2 3 4 इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। मोमेंट यू सी मेनी इक्वेशंस गिवन एंड उनकी डेल्टा एच वैल्यूज गिवन, वैल्यू कुछ भी दी हो, इक्वेशन भी कुछ भी दिया हो, मल्टीपल इक्वेशंस एंड डेल्टा एच दे दिया ना, आंख बंद करके हेस लॉ लगा देना। क्या लगाना, अब आप बोलोगे हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ समझाता हूं। हेस लॉ बोलता है कि इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का लाइक अरिथमेटिक इक्वेशन, क्या बोलता है हेस लॉ, इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का लाइक अरिथमेटिक इक्वेशन, ये बोलता है हेस लॉ कि भाई आपको 3-4 केमिकल, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन दिए हुए, क्वेश्चन में अपने को क्या दिए, केमिकल इक्वेशन। और मैथ्स क्या बोलता है, मैथ्स बोलता है भाई x + y = 10, x - y = 5, ऐसा दिया है समझो, तो मैं इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना, 2x = 5, सो x = 2.5, ऐसा करता हूँ मैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 7.5 है ना, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाता है, ऐसा करता हूँ ना, ये मैथ्स में वैलिड है, किस में वैलिड है, मैथमेटिक्स में वैलिड है। हेस लॉ बोलता है ये मैथ्स का लॉजिक इधर लगा ना केमिस्ट्री में, हेस लॉ आ गया तो मैथ्स और केमिस्ट्री भाई भाई, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ये देखो इक्वेशन क्या दिए, अच्छा अपना ये अपना जो ट्रिक का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है क्या, मल्टीपल इक्वेशन दिए, हाँ, सबके डेल्टा एच यानी एंथैल्पी के वैल्यू दिए, हाँ। अब वो बोल रहा है कौन सा इक्वेशन और कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है ये ढूंढो। तो ध्यान से देखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल तरीके से लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन इज C + O
गिव्स CO, बरोबर. C+O2, सॉरी ये O2 है, ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ा अजीब है, O2 लिखा है, ध्यान से देखना. C+O2 गिव्स CO2 ऐसा दिया है ना पहले इक्वेशन. ये रहा 2 यहाँ पे प्रिंट किया उन्होंने, थोड़ा सा प्रिंटिंग में एरर है, टेंशन मत लो. C+O2 गिव्स CO2, अब बोलेंगे ठीक है. फिर है C+12O2 गिव्स CO एंड CO+12O2 गिव्स CO2. अब वो बोल रहा है ये X है, इसका एंथैल्पी Y है, इसका एंथैल्पी Z है ना, और आपको बोल रहा है कि इक्वेशन वो ये रिलेशन ढूंढो. क्या क्या बोल रहा है? रिलेशन ढूंढो. ठीक है, इन तीनों के X, Y और Z के बीच में रिलेशन ढूंढो. तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, सामने सामने दिख रहा होगा एक्चुअली. ठीक है, कि कौन से दो इक्वेशन को ऐड करने पे मेरे को तीसरा इक्वेशन मिल रहा है. ध्यान से देखो, इफ आई ऐड X एंड Y व्हाट विल हैपन? If I add X and Y, what we'll get? What will we get? Check. तो अपने को ध्यान से ऐसा देखना, समझो कि हमारा जो कोई भी दो इक्वेशन को ऐड करने पे तीसरा इक्वेशन बन रहा है, ऐसा देखना है. तो आपको ये रियलाइज होगा कि बॉस अगर मेरे को राइट साइड पे CO2 चाहिए, क्या चाहिए? राइट साइड पे CO2 चाहिए. ठीक है, तो मुझे C+O2 या C+12O2 ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक को रिवर्स करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कार्बन कैंसिल होगा तो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा. क्यों? देखो ना, फाइनल इक्वेशन में कहीं पे भी कार्बन है नहीं, एक CO है, एक हाफ O2 है. कार्बन नहीं मांगता है ना, कार्बन नहीं चाहिए. ऐसा लॉजिक लगाओ, सिंपल लॉजिक लगाओ, क्या नहीं चाहिए फाइनल इक्वेशन में? तो आप बोलोगे सर कार्बन नहीं चाहिए. अच्छा, यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो 2 कार्बन हो जाएगा, 2C हो जाएगा. सही है? हाँ, ऐसे सोचना. तो क्या करना पड़ेगा मेरे को ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स. इसको मैंने क्या किया? उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया. अभी रिवर्स करने से क्या हुआ? ये जो +y था ये क्या बन जाएगा? साइन उल्टा होगा ना यार, पहले +y था, अभी क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा. ठीक है, और अब मैंने रिवर्स ऐसा किया ना, तो अब ये ऐसा दिखेगा ना आपको इक्वेशन, CO C+12O2, बराबर है. उल्टा, इसका ये बाजू आ गया, इसका ये बाजू आ गया. मैंने रिवर्स किया पूरा इक्वेशन. पहले मेरा C+12O2 गिव CO था, अब मैं कर रहा हूं, सॉरी, अब मैं उसको उल्टा कर रहा हूं. अब मैं कर रहा हूं CO गिव C+12O2, इसको मैं लिख रहा हूं -y. समझा? तो फायदा क्या हुआ? तो अब ये कार्बन कार्बन कैंसिल. आप बोलोगे हाँ सही है. ये हाफ O2 और ये पूरा O2 कैंसिल, तो यहां पे हाफ बचा. देखो अब C+12O2 गिविंग CO2, CO+12O2 ये लेफ्ट साइड पे बचे दोनों, और राइट साइड पे क्या बचा? CO2. आ गया इक्वेशन. तो X -y करूंगा तो Z आ जाएगा. देखो ये X और ये -y, अब ये दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो CO+12O2 गिव CO2. बोलोगे हाँ, X - y इज इक्वल टू Z. X - y इज इक्वल टू Z यानी कि ऑप्शन X - y इज इक्वल टू Z, मतलब X कौन सा ये 23 है ना. हाँ, X - y इक्वल टू Z, मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. चेक करो. क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाएगा. x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएगा. ये कर्नाटका की नीट में 2013 में कर्नाटका स्टेट की अलग नीट हुई थी, 2019 में उड़ीसा स्टेट की अलग नीट हुई थी. ये हर साल कोई 1-2 स्टेट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमको अलग करना है, ऐसा चल रहा है. अब सेम क्वेश्चन आप 25 देखो. क्या है वो मेरी वाली ट्रिक यहाँ पे सब सिंपल काम करे? ट्रिक भी नहीं है वो एक्चुअली, वो सिंपल, मैं उसको ट्रिक भी नहीं बोल सकता फ्रैंकली स्पीकिंग. ट्रिक बोलना भी गलत होगा, कॉमन सेंस होगी बेसिकली. क्या 3 इक्वेशन दिए, देखो हाफ ए बिकमिंग B, 3B बिकमिंग 2C + D,
E प्लस ए बिकमिंग 2D, है ना। डेल्टा एच की मल्टीपल वैल्यूज दी है, तो क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, क्या, हेस लॉ। सही बोल रहा हूं। फॉर दिस इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन को अचीव करने के लिए पहले तीन को कैसा तोड़ना मरोड़ना है, बस यही तो जानना है, उसी को तो हेस लॉ बोलते हैं। 25 सॉल्व करके देखें शॉर्ट में, पूरा डिटेल में नहीं निकला, शॉर्ट में कर रहे हैं। हाफ ए बिकम्स बी, ये है प्लस 150, समझ रहे हो। 3b बिकम्स 2c प्लस d, ये है प्लस 125, ठीक है। e प्लस ए बिकम्स 2d, ये है प्लस 350, ठीक है बात। और वो बोल रहा है कि तुमको ढूंढना है किसके लिए, तुमको ढूंढना है b प्लस डी गिव्स e प्लस 2c के लिए। अब एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, क्योंकि हेस लॉ में क्या पब्लिक ओवर थिंक करके कॉम्प्लिकेट कर देती चीज़। सिंपल करो, क्या करो, लेफ्ट और राइट को चुनो। लेफ्ट में मेरे को बी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास बी है, मतलब ये इक्वेशन को रिवर्स नहीं करने का, बी लेफ्ट पे था, लेफ्ट पे ही चाहिए फाइनल में। समझ में आ रही बात, इतना सोचना है बस, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं। अच्छा 2c राइट में था, राइट में चाहिए, मतलब ये तो क्लैरिटी आ गई लाइफ में कि बीच वाले इक्वेशन को हाथ नहीं लगाना है, 2c रहेगा, वही तभी एज इट इज आएगा, ना उसको किसी से मल्टीप्लाई करना है, ना उसको रिवर्स करना है। बीच वाले इक्वेशन को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्लियर हो गई बात। हाँ, फाइनल इक्वेशन में ए चाहिए क्या, नहीं है ना। फाइनल इक्वेशन में किधर भी ए दिख रहा है क्या, नहीं, तो इधर ए और इधर ए सेम साइड थे, तो एक को तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, तभी कैंसिल होंगे। और यहां आधा ए है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा कि नहीं, क्यों, तभी तो कैंसिल होगा ना, तभी तो कैंसिल होगा। अच्छा ये नोटिस करना, यहां पे ई कहां है, लेफ्ट साइड है, फाइनल इक्वेशन में कहां चाहिए, राइट साइड। लेफ्ट राइट चेक करो, रिवर्स करना है कि नहीं पता चल जाएगा। इसको करो रिवर्स, इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स कर लो। 2d गिव्स e प्लस ए, तो प्लस 350 का क्या हो गया, माइनस 350। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो a बिकम्स 2b, तो ये भी डबल हो जाएगा, 300 प्लस। इजी। अब देखो, अब करके देखो, अब ऐड करो, आंसर आ रहा है कि नहीं चेक करो, आंसर आ जाएगा, चेक करो। देखो आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर, यहाँ 2d थे, यहाँ पे 1d था, कैंसिल कर दिया, 1d बचा। यहाँ पे 2b थे, यहाँ पे 3b थे, कैंसिल कर दिया, 1b बचा, b प्लस d आ गया। यहाँ पे a और a कैंसिल, गिव्स e प्लस 2c, तो 300 माइनस 350 कितना हुआ, माइनस 50 प्लस 125, है ना। हाँ, मैंने कुछ मिस्टेक की क्या कैलकुलेशन में, नहीं सही तो है। हाँ, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, प्लीज चेक कर लेना। आई हैव द सॉल्यूशंस हियर विद मी। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में ये माइनस साइन होना चाहिए, ये यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, प्लीज चेक कर लेना, मिसप्रिंट है। मैंने गलती नहीं किया, पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन में माइनस साइन होना चाहिए, मिसप्रिंट है। हाँ हाँ, तो 300 माइनस 350, माइनस 50 और माइनस 125, टोटल कितना हुआ, माइनस 175, यानी आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये मेंस 2011 में आया हुआ है, उसके आंसर की है मेरे पास सामने। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ साथ साथ में, कहीं पे कोई प्रिंटिंग एरर है, कुछ प्रॉब्लम है तो दिख सकते हैं। अगर आपकी मेन फाइनल एग्जाम जो होती है नीट की, उसमें अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, वो क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, भले आपने गलत भी लिखा होगा तो भी मार्क्स सबको मिलेंगे। अभी आप देखो तो लाइन से आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज हेस लॉ के सेम टू सेम मिलने वाले हैं। मल्टीपल इक्वेशंस दिए, डेल्टा एच पूछा है, मल्टीपल इक्वेशन दिए, डेल्टा एच पूछा, इस तरह के। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई टेल यू, सी 40th देखो, 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार नहीं, चार इक्वेशन दिए हैं, डेल्टा एच 1 2 3 4 4 के डेल्टा एच भी दिए हुए हैं, और आपको बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ H2O का क्या देना है आपको, एंथैल्पी। तो आप बोलोगे सर फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे देखो छोटे छोटे ट्विस्ट लाएगा,
अब कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे ना इसमें, पूरे इसमें, तो कहीं पे बॉन्ड एनर्जी पूछेगा, कहीं पे फॉर्मेशन एनर्जी पूछेगा, कहीं पे डिसोसिएशन पूछेगा, पर ऐसे वो कंफ्यूज करने की ट्राई करेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाता हूँ, जिससे आपको लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखो, एंथैल्पी मेन फंडा, ये तो क्लियर हो गया होगा कि अच्छा हर जगह उसने घुमा फिरा के एंथैल्पी ही पूछी है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक जगह, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ ली, यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ ली, है ना, यहां पर भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो अलग अलग पूछ रहा है वो, पूछ रहा है एंथैल्पी है, और फॉर्मेट भी सेम रखा है, 2 3 4 ऐसे इक्वेशन दिए और बोला उसको तोड़ मरोड़ के प्लस माइनस करके फाइनल इक्वेशन लेके आओ। फॉर्मेट तो दिमाग में आ गया कि अच्छा अपने को क्या लगाना है, हेस लॉ, बस फाइनल जो आंसर है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट वो कैसे कर रहा है वो देखो। जब वो पूछे, ध्यान से सुनना, जब वो पूछे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, या जब वो पूछे डेल्टा एच ऑफ कंबशन, क्या पूछ रहा है वो, डेल्टा एच ऑफ कंबशन, या वो जब पूछे डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या दिमाग लगाएंगे जरा समझ लो। जब उसने फॉर्मेशन पूछा, तो ध्यान से सुनना, यूज प्योर एलिमेंटल फॉर्म टू मेक 1 मोल, अभी भी ये समझेगा नहीं सेंटेंस जब तक एग्जाम्पल के साथ नहीं समझाऊंगा। फॉर्मेशन वर्ड सुनते ही आप क्या सुनेंगे, आप क्या सोचेंगे, यूज प्योर एलिमेंटल फॉर्म टू मेक 1 मोल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, एकदम अच्छे से समझेगा। सपोज मैं आपको बोलूं वाटर बनाने का, क्या बनाने का है, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 मोल से ज्यादा नहीं, क्यों, ओनली 1 मोल, फॉर्मेशन है मतलब क्या होना चाहिए, 1 मोल, बस ये ध्यान में रख लो। फॉर्मेशन बोला तो क्या, 1 मोल प्रोडक्ट, मतलब ये गारंटी है ना कि राइट साइड पे मैं 1 से ज्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि एंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल है, उसके पीछे का लॉजिक अभी मैं उसमें थियोरी में नहीं घुस रहा, सिंपल भाषा में समझाता हूं। अब बोलोगे ठीक है 1 मोल मान लिया, तो H2O लिखते वक्त पहले आप ऐसा लिखते थे, H2 प्लस O2, फिर इसको 2 बैलेंस करते थे, पहले आप बैलेंस करते थे इक्वेशन को नॉर्मली, बट यहां पे क्या होगा, बैलेंस करने से गड़बड़ क्या हो जाएगी, ये 2 मोल हो गया ना, नहीं चाहिए अपने को, समझे, तो क्या करना है, तो इसलिए ये हाफ लिखना अलाउड है, H2 प्लस हाफ O2, लिटरली जितने एटम दिख रहे ना उतने काउंट करके लिख दो, ये हुआ फॉर्मेशन, अब समझा, यूज प्योर एलिमेंटल फॉर्म्स टू मेक 1 मोल प्रोडक्ट, समझे, ऐसा इसलिए लिखा मैंने। अच्छा अभी आपको कोई बोले H2SO4 बनाओ, तो आप बोलोगे अच्छा हाइड्रोजन H2, 1 सल्फर, 2 मोल ऑक्सीजन, बना H2 प्लस 1S प्लस 2O2, H2SO4, राइट है कि नहीं। तो वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो इनडायरेक्टली बोलेगा। अब क्वेश्चन 40 को देखो, अब आपको समझेगा कि वो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज, मतलब मुझे फाइनली इक्वेशन कौन सा चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ H2O इज दिस, H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O, ये इक्वेशन चाहिए मुझे, समझा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वाटर तो हम ऐसे भी बना सकते थे, इसमें भी तो वाटर बन रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा घोचू एलिमेंटल फॉर्म से कहां बन रहा है, कंपाउंड से बना रहा है ना, तो ये वैलिड है क्या, नहीं। हाँ, तो जो बात बोली उसके ऊपर फोकस करो। पानी बनने के लिए तो हजारों तरीके से बन सकता है, बट एलिमेंटल फॉर्म में से यही बनेगा ना, है ना।
फ्रॉम इट्स प्योर, अभी उसका डेफिनेशन कैसा लिखा है टेक्स्ट बुक में, प्योर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऐसा लिखा है। तो ये एलिमेंटल फॉर्म ये रहा, दिख रहा है अपने को, समझ रहा है, इजी है कि नहीं? चलो इजी सिंपल है ना। और एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि C प्लस O2, सॉरी C प्लस O2, C प्लस O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन हमने ऐसा किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये भी CO2 दे रहा है, पर कहां पे एलिमेंट से बन रहा है, कहां पे कंपाउंड से बन रहा है? भाई यहां पे एलिमेंट से बन रहा है और यहां पे देख कंपाउंड है, तो कौन सा वाला सही है, पहला वाला कि सेकंड वाला फॉर्मेशन के लिए? हाँ, फर्स्ट वाला फॉर्मेशन के लिए सही है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फॉर्मेशन नहीं बोल सकता उसको मैं। इक्वेशन ठीक है, बनेगा वो भी ठीक है, बट उसको क्या फॉर्मेशन बोलूंगा क्या? नहीं। तो फॉर्मेशन वर्ड समझ में आया? फॉर्मेशन कभी वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे चीजों पे पकड़ेगा वो आपको क्वेश्चन में। अगर आपको ये आ गई छोटी चीज है तो आप कोई भी चीज को सॉल्व कर लो। जैसे HCl, यहां देखो तो आप बोलोगे सर H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, पर क्या ये फॉर्मेशन हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 मोल हो गया ना। मैंने क्या सिखाया है? 1 मोल के नीचे, तो क्या करेंगे? हाफ हाफ, समझे? तब क्या होगा? ये 1 मोल हो जाएगा। ऐसे सोचना है। तो उस हिसाब से 40th का आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया H2। हाँ, क्योंकि ये रहा ना फॉर्मेशन ऑफ वाटर यार, सिंपल है कि नहीं? इजी है। You have to see enthalpy of what? See enthalpy of what? क्या पूछ रहा है वो, बस ये देखना है। जैसे कंबशन पूछ लिया, अगर उसने कंबशन पूछ लिया तो क्या आप लिखेंगे, क्या समझेंगे कंबशन में? तो आप ऐसा समझेंगे कंबशन में एनी हाइड्रोकार्बन। अच्छा, पहली बात वो कंबशन आपको सिर्फ हाइड्रोकार्बन का ही पूछेगा, ये भी मैं आपको राइटिंग में देता हूं, ये मैं आपको लिखित दे सकता हूं। आपको कंबशन किसका पूछने वाला है? हाइड्रोकार्बन का ही पूछेगा। तो एनी हाइड्रोकार्बन आपको मिला ऑन कंबशन, फिक्स प्रोडक्ट से बॉस क्या? CO2 प्लस, आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया होगा ना क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक्स में, और बोलेगा एंथैल्पी ऑफ क्या निकालना है? कंबशन। तो आपको ये समझ लेना है कि अच्छा प्रोडक्ट क्या बनाने अपने को? CO2 प्लस H2। इसका भी एग्जांपल बता देता हूं, आप खुद सॉल्व करके देखना, 100% राइट आंसर आएगा, करके देखो। देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या? C2H4। पहली बात हाइड्रोकार्बन है, इथीन है ना। आप बोलोगे ओके, एग्जांपल दिखाता हूं। C2H4 कंबशन मतलब हीटिंग विद ऑक्सीजन, यस। फॉर्म प्रोडक्ट क्या है? CO2 प्लस H2। क्या करना है? सिर्फ बैलेंस करना है इक्वेशन को बॉस। कितने कार्बन है? 2। यहाँ पे क्या हुआ है? 2 कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हुए? 2। ठीक है, अब क्या करना है? 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, 2 6 ऑक्सीजन, टोटल कितने? 6 ऑक्सीजन है ना अपने पास, सॉरी टोटल। तो यहाँ पे क्या कर दूँ? 3 O2 कर दूँ, 3 2 ज़ा 6 हुआ, आंसर बैलेंस हो गया। है ना। तो बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। अब देखो 33 का आंसर अब इजीली आ जाएगा। अब बोलोगे हाँ आ जाएगा, कैसे? 33 को सॉल्व करके देखते हैं जरा, 33 को सॉल्व करके देखते हैं, जस्ट रफ में, आप खुद से अटेम्प्ट करके देखना, आपको रफ बता रहा हूँ। C2H4 बनाना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ C2H4। और अच्छा आपके दिमाग में आएगा, अच्छा फॉर्मेशन मतलब एलिमेंट, तो 2 कार्बन और 2 मोल हाइड्रोजन, ये लिया तो C2H4 बन जाएगा, ये हुआ फॉर्मेशन। अच्छा CO2 का भी फॉर्मेशन बोला सर ने, मतलब एक कार्बन और ऑक्सीजन CO2, ठीक है। वाटर का भी फॉर्मेशन बोला, यानी H2 प्लस हाफ O2। ध्यान से देखना, सिर्फ नंबर काउंट करके लिख रहा हूं मैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं। एक ऑक्सीजन है, मैंने हाफ O2 लिख दिया, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, मैंने O2 लिख दिया। हाँ, ये 3 मेरे को बन गए। ये तीनों की वैल्यू भी दी हुई है, देखो कितनी वैल्यू दी है, 52 माइनस 394
और -286, इसमें भी कुछ प्रिंटिंग एरर है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन की एंथैल्पी -52 होनी चाहिए थी, वो लोग ने 52 क्यों दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। -52 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ। अच्छा, वो लोग ने 52 ही दी है, ठीक है, ओके। जनरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होनी चाहिए, बट इन दिस केस दे हैव गिवन यू अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज फाइन, ठीक है। तो 52 - 394 एंड ये। अब तुमको फाइनल इक्वेशन क्या चाहिए, अब तुमने ये इससे निकाल लिया वर्ड से कि अच्छा कंबशन ऑफ C2H4, यानी ये मुझे फाइनल इक्वेशन चाहिए, ये मुझे फाइनल इक्वेशन रिक्वायर्ड है। हाँ, अरे मैंने सही बोला, प्रिंटिंग एरर था, -52 बरोबर है। कैसे पता चला, देखो, क्या फाइनल इक्वेशन ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आप बोलोगे हाँ सर ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, कहाँ से निकाला मैंने, एंथैल्पी ऑफ कंबशन से निकाल लिया, उतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को C2H4 कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, मेरे गिवन इक्वेशन में कहाँ पे है, राइट साइड। मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये -52 का +52 हो जाएगा, समझा। ये लोग ने प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ किया है, ये एक्चुअली -52 होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज नेगेटिव होता है, वही मैं बोला कि मिस्टेक किया है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर है, चलो ठीक है। +52, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिवर्स किया, रिवर्स कर ले तो C2H4 गिव्स 2C + 2H2, ये हो गया, ठीक है। तो ये साइड पे अपने को लेफ्ट साइड पे चाहिए था, आप बोलोगे ठीक है, लेफ्ट साइड पे मिल गया। 3 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अपने पास इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है और इधर आधा है, 1 और आधा 1.5 ही है, 1.5 ही है। अगर मैं दोनों को ऐड भी करेगा तो मेरा काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे को 3 ऑक्सीजन चाहिए। बट मेरे को दिमाग ये लगाना है कि अच्छा मेरे को 2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए राइट साइड पे, साइड तो सही है बट वैल्यू कम है, मतलब क्वांटिटी कम है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, इजी है ना। 2C + 2O2 गिव्स 2CO2, आप बोलेंगे हाँ सही है। अच्छा देखो, ये मेरे को वाटर राइट साइड पे चाहिए, हाँ राइट साइड पे, क्वांटिटी गड़बड़ है, यहाँ पे 1 दी है, मेरे को 2 चाहिए, तो अगेन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। देखो मेरा ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे 1 ऑक्सीजन, अपने आप 3 मिल गए ना। तो इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा आंसर कितना आया। अब देखो, अब सबको जब मैं जोड़ूंगा साथ में तो ये 2C कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, 2C कैंसिल हो जाएगा। C2H4 हाँ ये यहाँ रहा, 3O2 ये रहा यहाँ पे, 2CO2 ये इधर है, 2H2 इधर है, इजी आंसर आ गया। क्या करना था, तो आप बोलेंगे सर 52 माइनस 394 का डबल करो, 400 होता तो 800, 6 - 12 तो मतलब 788, ठीक है। 394 मतलब 394, नहीं समझा तो अगर 400 रखता तो मैं 800 होता डबल, तो इसमें से 6 कम है तो उसमें से 12 कम है, ऐसा। 286, 300 होता तो डबल 600 होता, यहाँ पे 14 कम है, वहाँ पे 28 कम कर लो, तो 572, तो 700 और 500 1200, 70 और 80 1350, 1360 - 52 माइनस, हाँ अच्छा ओके, हाँ ये हुआ, ये आपका फाइनल इक्वेशन बना। और हाँ एक लास्ट चीज़ इसमें रहेगी ना, ये वाली एक लास्ट चीज़ रहेगी ना बताने की, ये वाली देखो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अगर आपको, अच्छा आपको पूरे रिएक्शन का बोला है ना, पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने बोला है यहाँ पे कि भाई कंबशन हो गया, अब पूरे रिएक्शन का निकालो, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा पूरे रिएक्शन का निकालना है, इसका मतलब पूरे रिएक्शन का निकालना है मतलब डेल्टा एच ऑफ टोटल, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज। इसके पहले भी तो मैंने वॉल्यूम में भी तो यही करवाया ना, फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज, राइट। तो फाइनल कौन है, प्रोडक्ट, इनिशियल कौन है, रिएक्टेंट, तो इजी हो गया। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन थी, ये मेरा फाइनल इक्वेशन था जो रिक्वायर्ड था मुझे, बाकी इतनी मैंने खिचड़ी कर दी थोड़ी सी, हाँ अभी नीट एंड क्लीन है ना, इस तरह से आप कर सकते थे। ये मेरा फाइनल इक्वेशन था। आप ऐसा समझो
कि भाई इसकी वैल्यू दी थी तुमको -52, ठीक है। ऑक्सीजन ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट की फॉर्मेशन क्या होती है, एलिमेंट तो एलिमेंट होता है, उसकी फॉर्मेशन की एलिमेंट की फॉर्मेशन की वैल्यू 0। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वैल्यू दी आपको क्वेश्चन में, CO2 की कितनी वैल्यू दी है आपको, दी है CO2 की वैल्यू -394 है ना, और वाटर की कितनी दी हुई है -286 दी हुई है। ऐसे कर लो। अभी वाटर की आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई की, इसकी क्या की 2 से मल्टीप्लाई करी, इसकी तो ये तो एक ही थी, वही ना सेम ही फंडा हुआ जो अपन ने किया वही है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे ना, मैंने सेम तरीके से बताया, 394 को भी डबल किया, 286 को भी डबल किया। अब आप क्या करो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ये आपका कितना आया था -788, ये आया था माइनस कितना, कितना किया था अपन ने 572, हाँ, तो ये -1360 ऐसा आ रहा था। रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ 5-10 आगे पीछे किया, और 52, हाँ, माइनस ऑफ दिस और -52 मतलब -1412 आना चाहिए, -1412 मतलब आंसर होगा ऑप्शन डी। यस, ऑब्वियसली आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, इस तरह से, ठीक है। दिस माइनस दिस ऐसे, ओके। अच्छा ये तो +52 था ना यार, करेक्ट, ओके। तो ये दिस माइनस दिस विल बी -1412। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ है, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको अभी सिखाई, कौन सी 3 चीज़ें, इनको अलग कलर से मस्त मार्क करना। फॉर्मेशन में क्या करना है, कंबशन में क्या करना है, और रिएक्शन में क्या करना है, बस ये फंडे याद रख लेना, ठीक है। एक बॉन्ड एंथैल्पी वाला भी है, पर अभी एंड में वो बॉन्ड एंथैल्पी वाला करके कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ करना है, PhD नहीं करनी एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कवर तो सारे एटलीस्ट टाइप्स, मेजॉरिटी टाइप्स तो कवर कर लिए हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो एक बार इनको अटेम्प्ट कर लो, और भी कोई डाउट है तो फिर उसको दोबारा अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये वाला एक बार अटेम्प्ट कर लो पूरा अच्छे से, फिर डिस्कस करेंगे। और इसके अगर कोई क्वेश्चन रह गए ना, ऐसा डाउट है ना, तो उसका फोटो खींचो, क्रॉप करके ऐप पे डाल दो, ऐप पे चैट ऑप्शन है, ऐप पे डाल दो, तो ध्यान में रहेगा कि कौन सा है, फिर उसको सॉल्व, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा।